हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो नवंबर 2023 का एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने फाइनली सर आप लोगों के लिए आरटीपी रिलीज कर दिए। अब ये जो आरटीपी है सर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे आप पेपर सॉल्व करोगे और किस टाइप के क्वेश्चन है आरटीपी में, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत प्यारे जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट से कवर किए। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बताते जाऊंगा, बट आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। और खास बात ये है सर, कहीं पर बीच में भागना मत, क्योंकि आरटीपी के क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस बार बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आराम से साथ में बैठ के सॉल्व करते। आप इसे फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हो, उनकी भी हेल्प होगी आरटीपी सॉल्व करने में। अब ध्यान से सुनना सर, हम एक बार में पूरी आरटीपी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत बल्की हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए अपन शॉर्ट कर लेते हैं इसको। अपन अभी पहली ये जो आरटीपी की वीडियो है, इसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन जो केस सिनेरियो होता है इनकम टैक्स का, वो केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर जीएसटी में भी वैसे ही करेंगे। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट को जितना रिलेवेंस पॉइंट लगेगा, जितना लगेगा वो उतना देखेगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर पूरा एक साथ भी हो, तो मैं बाद में क्यूमुलेटिव करके पूरा एक साथ ज्वाइन करके मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। बट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीपी। और आरटीपी देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जो मैंने नवंबर के लिए 2023 के लिए अमेंडमेंट्स की वीडियो डाली है इनकम टैक्स और जीएसटी की, डेफिनेटली देखना, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन है। अगर आपने उसको नहीं देखा है या रिवीजन सीरीज जो मेरी चल रही है वो नहीं देखा है, तो आपको ये सर दिक्कत आएगी, इसको करने में, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। प्लस मैंने जो केस सिनेरियोस इनकम टैक्स के प्रैक्टिस कराए हैं, जीएसटी के प्रैक्टिस कराए हैं सर, वो आप उनकी वीडियो जरूर देखना। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इसको बनाने में। तो जितने स्टूडेंट ने वो सब चीजें देखी है, या जो स्टूडेंट मेरे पहले पढ़ाने के तरीके देखे हैं सर कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन्हें बहुत आसान लगेगा ये। बट जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, नो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस आरटीपी से मेरा तरीका सीखो कि मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ, कैसे आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। ये टेक्निक आप अप्लाई करना, आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर होंगे, मार्क्स। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आरटीपी काफी बड़ी है। तो आरटीपी सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स का केस सिनेरियो है सर, ये इनकम टैक्स चल रहा है सर, इनकम टैक्स का केस सिनेरियो। केस सिनेरियो के लिए मैंने पहले भी एक चीज सिखाई, आज भी एक चीज सिखा रहा हूं, आगे के लिए भी सिखा रहा हूं, हमेशा याद रखना। चाहे न्यू स्टूडेंट देखे, पुराने स्टूडेंट कोई भी देखे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, केस सिनेरियो में कभी सिनेरियो पहले नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, पहले अपन जाएंगे नीचे, नीचे जाके क्वेश्चन देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन कैसे पूछे सर। देखो, हमसे क्या पूछा है सबसे पहला, अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सामने वाले की सैलरी निकालना पड़ेगा ऊपर क्वेश्चन में। फिर बोला है सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन। एक बात समझो सर, जब मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं ना, तो मैं अपने एक दिमाग को पाथ प्रोवाइड करता हूं कि भाई सुन, नीचे किस टाइप के क्वेश्चन है, उसी टाइप की चीजें तू केस सिनेरियो से ढूंढना। अगर मैं नीचे क्वेश्चन नहीं पढ़ता ना, तो मेरा दिमाग हमेशा ये चीज पे कंफ्यूज रहता है या फंसा हुआ रहता है कि सर मैं केस सिनेरियो तो पढ़ रहा हूँ, बट नीचे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। इसीलिए पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लो, तो आप अपने दिमाग को एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हो कि भाई ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ सक मतलब किस टाइप की चीजें हमें ढूंढना है, जो नीचे हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है, आप अपने दिमाग को एक पाथ प्रोवाइड करते हो। इससे क्या होता है, एग्जाम में दिमाग ना एग्जॉस्ट नहीं होता है, डिप्रेस नहीं होता है, डरता नहीं है, वो डर वाली चीजें हटती है सर। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला सर टोटल इनकम निकालना है, फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। ठीक है भाई, फिर आपको टैक्स लायबिलिटी तब भी निकालने बोला है जब वो बंदा 115 बीएससी भी ऑप्ट करता है। वेरी नाइस, मतलब ऑल टुगेदर सभी चीजें बोल दिया है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है तो अलग के मतलब एमसीक्यू हो जाते हैं, वो केस सिनेरियो के पार्ट नहीं होते। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हमें तो सबसे पहले सैलरी निकालना है, सैलरी की इनकम। तो देखो, मिस्टर शान, अ रेसिडेंट एज 42 years, is employed in an MNC in Gurgaon since 2013. He submitted his resignation on 31st July, देखो कब सबमिट किया, 31st जुलाई को, for starting on his business and give a notice period of 1 month to the employer. सर नोटिस पीरियड है, क्वेश्चन ये है क्या इस नोटिस पीरियड की भी इसको सैलरी मिलेगी? यस मिलेगी। जब अपन सैलरी की इनकम निकालेंगे ना सर, तो ये नोटिस पीरियड की सैलरी को भी इंक्लूड करना। ठीक है, फिर इस मतलब बेसिकली अगस्त मंथ की। He received the following emoluments from his employer for the period, अच्छा ये सामने से बताया, अभी ये देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, तो कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हो गए। ठीक है,
बेसिक पे दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है। एक काम करते हैं, हमें तो सैलरी की इनकम निकालना ही है। लेट्स स्टार्ट, लिखना स्टार्ट कर लेते हैं सर। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो और चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सर शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं, आपको ही पता है सर ये एमसीक्यू है, पूरा अपन डिटेल में लिखने तो नहीं जाते, प्रेजेंटेशन की ऐसा नीड नहीं है, हमें सर बेसिकली आंसर्स निकालना होता है। तो चलो सर, पहला बेसिक सैलरी, बेसिक कितना है सर 45,000। अपन इसको कर लेते हैं 45,000 इंटू 5। कैलसी कहाँ गया, ठीक, ये रहा 45,000 इंटू 5, ये आ गया सर 2,25,000। प्लस कर लेते हैं डीए, और डीए क्या दिया हुआ है सर, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दिए, इसका रिलेवेंस बनता है सर 10% ऑफ बेसिक पे है, तो ठीक है सर, ये आ जाएगा 22500, डीए आ गया। अगला दिया हुआ है मेडिकल अलाउंस, आओ सर, मेडिकल अलाउंस कितना दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 5,000 इंटू 5, ये आ जाएगा सर 25,000। प्लस उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरा दिमाग इसमें जाता है कि ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नीचे डिडक्शन भी है, बट ये तो एमएनसी में काम कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है सर। तो उस केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है सर, और डिडक्शन नहीं मिलेगी कुछ। तो इसको लिखते हैं अपन, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2500 इंटू 5, ये आ जाएगा 12,500। और क्या बचा भाई, कमीशन। अच्छा, कमीशन के बारे में कुछ बोला नहीं ना, ध्यान रखना, कमीशन ऑन टर्नओवर मत मान लेना इसको। ये कमीशन कितना है 10,000 ना, तो कमीशन है 10,000 इंटू 5, ये आ जाएगा सर 50,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसकी डिडक्शन हमें एटीसी में मिलती है, सैलरी में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब है हमें सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सर, ये भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 7,500 इंटू 5, ये कितना हो गया 7,500 इंटू 5, ये हो गया 37,500। बट अगर याद हो तो देर इज अ लिमिट, लिमिट हम पढ़ के आए सर, सब स्टूडेंट लिमिट पढ़े, 12% की लिमिट है सर। 12% किसका, 12% यहां पर लेंगे बेसिक और डीए का। सर कमीशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो परसेंटेज वाला दिया नहीं है, तो हमें इन दोनों का 12% लेना है, तो हम लिख लेते हैं 2,25,000 प्लस 20, अरे यार ये क्या लिख दिया मैं, प्लस 22,500, इसका 12% लेना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2,25,000 परसेंट, इसका 12%, ये आ रहा है सर 29,700। इतना ही क्या है आपका एग्जेम्प्ट, ठीक है, इतना ही एग्जेम्प्ट है। बचा हुआ क्या आ जाएगा टैक्सेबल, तो माइनस करते हैं 37,500, ये आ रहा है सर 7,800 टैक्सेबल वाला। मेरी बात मानो, एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिंपल 7,500 इंटू 5 करेंगे और आ जाएंगे। आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी कभी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का देगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये 12% वाली कहानी प्लीज करके आना, प्लीज चेक करके आना। आप इसका ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मेट, चलो ये तो एमसीक्यू है तो दिखाने की जरूरत नहीं बनती है, बट अगर कोई क्वेश्चन होता तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, मींस दिखाना पड़ेगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ सर, मार्क्स काट देगी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद देखो इंटरेस्ट की भी कहानी है सर, इंटरेस्ट 13% दिया जबकि 9.5% ही अलाउड है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी लिख लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट। सर ये 14,300 दिया है, 13% के हिसाब से हमें तो 9.5% ही अलाउड है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल है, 14,300 अगर 13 के बराबर है तो 9.5 के बराबर कितना आएगा, ये आ रहा है सर 10450, इतने को माइनस कर लो, बचा हुआ टैक्सेबल है, -14300, तो ये आ जाएगा सर 3,850। समझ आया, बेटा दिमाग में। इसके बाद सैलरी से रिलेटेड मेरे उम्मीद से कुछ दिया नहीं है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था सर, एक टेक्निक होती है, बिलीव मी देयर इज वन ऑफ द टेक्निक, जो स्टूडेंट अगर समझे तो इट्स वेरी नाइस। कोई भी क्वेश्चन जो सबसे पहले एमसीक्यू में दिया रहता है ना, उससे रिलेटेड सबसे पहले ऊपर स्टार्टिंग में दी हुई रहती चीजें। जैसे हमारा पहला एमसीक्यू किसका था, सैलरी चार्जेबल निकलने का, तो सैलरी से रिलेटेड देखो स्टार्टिंग में चीजें दी हुई है।
इसके बाद सेकंड क्या है सर, हमारा अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालने का। तो डिडक्शन से रिलेटेड नीचे में चीजें दी हुई है। मैंने केस सिनेरियो पढ़ा है, आप बिल्कुल सर, जो मैंने इनकम टैक्स की केस सिनेरियो की वीडियो 4 वीडियो अपलोड की जिसमें 20 केस सिनेरियो सॉल्व कराए, उसको जरूर देखना। उसमें मैंने ये टेक्निक बहुत अच्छे से सिखाई है, बार-बार क्वेश्चन में दिखाई भी है कि ऐसा होता है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए, सीख गए, तो आपको ये पता चल जाएगा किस चीज़ का आंसर कहाँ पर मिलने वाला है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका दिमाग एग्ज़ाम में बहुत सही फ्रेमवर्क लेके चलता है। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है? तो सैलरी में तो इतना ही है और सर इसको ऐड करेंगे, सब साथ मिल के ऐड करेंगे। ठीक है? ऐड करते हैं मैं भी और आप भी। 2,25,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 7,800 प्लस 3,850। सर ये आ रहा है 3,4,6,650। ये आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, हमें तो इनकम फ्रॉम सैलरी चाहिए, तो इसमें माइनस कर लेंगे सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 50,000 की डिडक्शन मिलती है सर, माइनस कर लो। तो ये आ गया सर 296650। ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ आई पहली चीज, बहुत सिंपल। और एमसीक्यू में देखते हैं ऑप्शन, ये रहा सर ऑप्शन 296650। बहुत सिंपल था, इजी तरीके से हमने कैलकुलेट किया सर इसको। ठीक है, अब देखो अगला, देखो हमें क्या चाहिए था, अगला अमाउंट ऑफ डिडक्शन। आओ डिडक्शन के लिए ऊपर खोजते हैं चीजें। ठीक है, in October 2022, he started the business of manufacturing footwear under the brand name Comfort. ठीक है, okay. He withdrew the entire amount from his recognized provident fund in September 2022 to invest in his business. Okay. अब एक बात समझो, अगर आपको याद हो तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जब हम विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ जब हम करते हैं तो सर वो उस पे टीडीएस का इम्प्लीकेशन आता है। बट टीडीएस का भी इम्प्लीकेशन तब आता है जब 50,000 से अमाउंट ज्यादा हो विड्रॉ करने के लिए, तब टीडीएस का इम्प्लीकेशन आता है। यहां पर अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की अमाउंट देखो तो कितना अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा करते थे ये दोनों, 37,500। अच्छा, इसने देखो सर्विस भी कितने साल दी है, 42 ईयर्स का एज है रेसिडेंट। ठीक है, और 2013 से कंपनी में, तो सर 2013 से कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है, 5 साल से ज्यादा प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस पे टीडीएस का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, he has employed 75 regular employees on one, देखो सर इसका रिलेवेंस है, 75 regular employees on 1 November 2022 at a salary of 23,000 per month and they participate in a recognized provident fund। वो आपको सामने से कुछ चीजें हिंट कर रहा है, ये आपको समझना होगा। वो सामने से ये हिंट कर रहा है भैया कि देखो मैंने न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, तो जब वो न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंट करने की बात करेगा ना, तो मैं 80 AA की बात करना चालू कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे पढ़ते हैं, शायद कुछ और डिडक्शन का दिया होगा तो देख लेते हैं, क्योंकि डिडक्शन की हमें 2-3 चीजें मिल गई है। एक एटीसी हमने यहां लिखा है, एक ATJ यहां लिख लिया है, और कुछ होगा तो देख लेते हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम द बिजनेस इज 51 लाख। देखो पीजीपी की इनकम तो डायरेक्टली कंप्यूट करके, अच्छा सामने से बोल रहे हैं भाई मैंने कंप्यूट करके दे दिया है, आप मेहनत मत करना। ठीक है, एंड द टर्नओवर इज 7 करोड़। वाओ, टर्नओवर 7 करोड़ है। मिस्टर शान रिसीव 12% ऑफ द सेल्स इन कैश। ये क्यों बता रहा है समझ रहे हो आप सर, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं टैक्स ऑडिट की लिमिट याद है, टैक्स ऑडिट की लिमिट होती थी 44A-B में सर, टैक्स ऑडिट की लिमिट होती थी। वहां पर हम 3 लिमिट पढ़ते थे सर, 1, 2 और 10 करोड़। याद करो, 10 करोड़ वाली लिमिट पे ये बोला जाता था सर कि आप 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट या पेमेंट नहीं करते हैं। ये तो सर 12% कैश रिसिप्ट या पेमेंट करता है, तो इसके लिए वो 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और 10 करोड़ की लिमिट अगर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए लिमिट कौन सी एप्लीकेबल हो गई, 1 करोड़ की। 1 करोड़ से तो सर ज्यादा टर्नओवर है इसका, देखो टर्नओवर तो 1 करोड़ से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये है इस बंदे के ऊपर सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट का अप्लाई होगा। अब आप बोल रहे हो सर ये क्यों हम पता कर रहे हैं, क्योंकि अगर 80 की डिडक्शन लेना है तो आपके ऊपर 44AB अप्लाई होना चाहिए। तो भैया इसका टर्नओवर तो 7 करोड़ है ना, तो 7 करोड़ है तो डेफिनेटली इसके ऊपर 80 टैक्स ऑडिट का सेक्शन अप्लाई होता है, तो ये 80 की डिडक्शन ले सकता है। आई बात समझ, ये इसलिए दिया हुआ है। ठीक, आगे देखो, ऑन 1 December 2022 ही परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 90 लाख। ठीक है, 90 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन
by taking a loan of 45 lakh at the rate of 10% on the same day. He has paid the stamp duty of 6,25,000. अब अगर आपको याद हो, ठीक है, आप आगे पढ़ लेते हैं. On purchase of such house property, Mr. Shan does not want to opt for provision of 115 BSc. वो 115 BSc ऑप्ट नहीं करना चाहता. सर अगर आपको याद हो स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड तो हमने 80C में डिडक्शन पढ़ी है सर. स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन हमें 80C में मिल जाती है. अब देखो बात ध्यान से सुनना. एक स्टूडेंट बोला सर इंटरेस्ट का भी कुछ मिलेगा. मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि देखो हाउस प्रॉपर्टी कितने का है सर, 90 लाख. 45 लाख से ऊपर हो जाता है तो हम सेक्शन 80EE ठीक है और 80EE ये दोनों में आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली सर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 90 लाख है सर. 80EE तो सर उसके लिए होता था व्हीकल के लिए. 80EE और EEA ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता था, बट ये मिलेगा नहीं सर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 90 लाख. 45 लाख से कहीं ऊपर चले गई है सर, तो मिलना ही नहीं है. तो आपको जो इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलना है वो सिर्फ कहां मिलेगा सर, IHP में मिलेगा, और IHP में अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन B में मिलेगा. ठीक है, तो जब मैं IHP की इनकम निकालूंगा तब मैं उसको ध्यान दूंगा. अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, डिडक्शन. तो डिडक्शन के लिए मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब है. तो आओ अब एक काम करते हैं, एक बार पूरी डिडक्शन एक साथ लिख लेते हैं. देखो एक तो 80C में भाई ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला. ठीक है, कितना डाला, 37,500 प्लस सर स्टैम्प ड्यूटी सॉरी दूसरा इसने पैसा देखो डाला है यहां पर. देखो स्टैम्प ड्यूटी जो इसने पे किया है, कितना पे किया है, 6,25,000. स्टैम्प ड्यूटी 6,25,000. 80C में ये दो ही है, ये दोनों को ऐड कर लो. 6,25,000 प्लस 37,500 ये आता है 662500. बट अगर आपको याद हो तो सर 80C में मैक्सिमम कितना मिल पाएगा सर, 1,50,000. इससे ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं सर. ठीक, एक है 80D, नहीं 80D नहीं था, सॉरी 80JJAA. तो 80JJAA भी है, 80JJAA. सर इसने कितने एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, 75 एम्प्लॉयज. क्या उनकी सैलरी थी, 23,000. यही है ना सर, ये देखो 75 रेगुलर एम्प्लॉयज 1 नवंबर को अपॉइंट किया और सैलरी कितनी थी, 23,000. तो कितने महीने हो गए सर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने. ले लो इंटू 5 कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 75 इंटू 23,000 इंटू 5, ये आ रहा है सर 8625. ठीक है, इसका भी 30%, पूरा तो नहीं मिलता है सर, 30% मिलता है. 30% आ रहा है सर, कितना है, 25,87,500. समझ आया. इसके अलावा डिडक्शन में और कुछ नहीं है, तो डिडक्शन में ये दोनों अमाउंट को अपन ऐड कर लेते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 1,50,000. ये आ रहा है सर 27,37,500. ये आपकी टोटल डिडक्शन आ गई. समझ आया, आराम से सिंपल है. चलो देखो डिडक्शन का अमाउंट देखते हैं, और नीचे देखते हैं. ये रहा देखो 27,37,500, इतना ही था ना. हाँ ठीक है, क्लियर हुआ. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमें क्या बोला था सर, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शान. भाई अब टोटल इनकम निकालना है तो सिंपल सी बात है सर, एक काम करो, सैलरी तो आप निकाल लियो. ठीक है, ये आपकी सैलरी की इनकम तो आ चुकी है, इसमें ऐड कर लो आपकी IHP. सीक्वेंस में चलते हैं सर. अच्छा, IHP में एक स्टूडेंट बोला सर इनकम तो कोई दिख नहीं रही है, बट ये जो इंटरेस्ट है इसका लॉस होगा सर. मैं बोला वेरी गुड, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सोचा. और सर ये 1 दिसंबर की कहानी है, तो थोड़ा सा डेट का ध्यान रखना. तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 45 लाख इंटू 10% इंटू, सर दिसंबर की कहानी है तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सर. ये कितना आएगा, 45 लाख इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर 1,50,000. इतने का इंटरेस्ट आएगा. ये अपन ने क्या निकाला सर, इंटरेस्ट. अब एक खास बात, ये जो 1,50,000 का इंटरेस्ट है, क्या ये मिल जाएगा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख की लिमिट है, तो ये 1,50,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा. अब बात ये है सर, यही तो मेरा 1,50,000 क्या आएगा, लॉस आ जाएगा.
जो मैं आराम से सैलरी में से क्या क्लेम कर सकता हूँ? यस, मैं सैलरी की इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक, फिर हमको दिया हुआ था सर पीजीबीपी की इनकम सामने से दिया है सर 51 लाख। ठीक है, सामने से खुद कंप्यूट करके पीजीबीपी की इनकम 51 लाख दी है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरी कोई इनकम तो दूसरी कोई इनकम थी नहीं, पीजीबीपी थी नहीं, उसके बाद तो डिडक्शन थी। ठीक है, तो ये आपका तीनों इनकम आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं इसको। ये कितना आएगा 296650 माइनस 1,50,000 प्लस 51 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा सर 524650। ये आपकी टोटल इनकम है। ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। आपसे यही तो पूछ रहा है ना सर, टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसमें अभी अपन डिडक्शन भी माइनस करेंगे। अरे यार, ये कैसा लिख दिया मैं, इसमें डिडक्शन भी माइनस करेंगे। अच्छा, डिडक्शन तो आप पहले ही निकाल दियो। डिडक्शन के अमाउंट कितना निकाले थे सर? 2737500, ये डिडक्शन के अमाउंट, इसको माइनस कर लेते हैं। 2737500 माइनस करते हैं इसमें से 2737500, ये आ रहा है सर 2509150। ये आपकी टोटल इनकम, हमें टोटल इनकम बोला था, मेरे को पहले लगा था ग्रॉस टोटल इनकम, ये टोटल इनकम है, तो हमसे टोटल इनकम पूछा था, आ गई सिंपल। ये रहा सर 2905, यही है ना 2909150, हाँ यही है, सिंपल। आई बात समझ, क्लियर हुआ? अब आओ फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला? टैक्स लायबिलिटी निकालने। कोई बात नहीं, अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, मेरी ये बात ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस है इसका। जब कभी क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी निकालने बोले और ऊपर में देखो एक लाइन दी हुई रहती है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब देखो, ये सामने से आपको हिंट दे रहा है कि भैया जब तुम टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, आप इधर ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना, है ना। इस बंदे की टोटल इनकम क्या 20 लाख से ज्यादा है? यस, 20 लाख से ज्यादा है। अब अगर आपको याद दिलाऊं मैं, तो 20 लाख से ज्यादा है तो क्या इस केस में एएमटी का भी इंप्लीकेशन आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा में एएमटी का इंप्लीकेशन आता है। अब यहां पर आपको खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट पता है, ध्यान रखने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात, जो मतलब नॉर्मली हर एक स्टूडेंट गलती कर सकता है सर, सभी गलती कर सकते हैं। वो क्या करेगा सर, जो टैक्स लायबिलिटी है ना, वो नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से निकाल लेगा, बट वो क्या भूल जाएगा सर, एएमटी के हिसाब से। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एएमटी के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से भी निकालेंगे और एएमटी के भी हिसाब से निकालेंगे। आपको भी पता है सर, दोनों में विच एवर इज हायर पेबल होता है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इनकम टैक्स फिर एएमटी, दोनों के हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, ये मेरी टोटल इनकम है और ये मैं इनकम टैक्स के हिसाब से नॉर्मल नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से निकालूं, तो मेरा टैक्स कितना आएगा देखते हैं। कितना आएगा सर? 25 लाख है, ये तो हम बचपन से सीखे सर, 10 लाख में फिक्स्ड है, इसमें से 10 लाख हटा दो क्योंकि 10 लाख में फिक्स है, बचे में 30% प्लस कर लो 112500, और ये आ रहा है सर 4% ऐड किए भी नहीं, 4% ऐड ही कर लो ना, तो ये आ रहा है सर 587854.8। ठीक है, ये आया नॉर्मल टैक्स के हिसाब से। अब अपन को क्या चाहिए सर? एएमटी। एएमटी के हिसाब से भी तो निकालना पड़ेगा ना सर, एएमटी, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अब जब इसके हिसाब से निकालने जाओगे तो कुछ बातें बदलती है और कुछ बातें चेंज रहती है। ठीक है, यहां पर कुछ बातें बदलेगी और कुछ बातें चेंज रहेगी। क्यों सर? जब आप एएमटी के हिसाब से निकालने जाओगे तो आपको निकालना होता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होती है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होती है। जब आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने जाते हो तो पहले तो जो आप इनकम टैक्स के हिसाब से लिखे हो 2509150, यही इनकम ले लेते हो। पर इसके बाद आप क्या करते हो, डिडक्शंस जो अलाउड नहीं है उसको आप क्या कर देते हो, ऐड कर लेते हो। यहां पर मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, यहां पर आप ऐड कर देते हो डिडक्शंस जो कि अलाउड नहीं है, जिनको आप एएमटी में अलाउ नहीं करते। अब अगर आप डिडक्शंस में ध्यान दो तो हमने डिडक्शंस में कौन कौन सी ली है, डिडक्शंस ये रहा सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाली डिडक्शन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एमटी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये दोनों मिला के 80C का 1,50,000, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ध्यान दो तो 80 डबल जे की लिए हैं अपन ने सर,
ठीक है। 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन लिए अपन, ठीक है। अब ये जो 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन लियो, इसकी एक खास बात बताता हूँ सर। हम जब एएमटी का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम प्लस करते हैं डिडक्शन, और जो डिडक्शन प्लस करते हैं वो 80 आई ए से लेके 80 आर आर बी तक की डिडक्शंस ऐड करते हैं। तो सर अगर आप ध्यान दो तो क्या 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन इसके बीच में आ रही है? यस आती है। तो हम क्या करेंगे, ये डिडक्शन को ऐड कर लेंगे। आओ ऐड कर लेते हैं। कितना लिए थे अपन डिडक्शन? 2587500। इसको ऐड करते हैं। 258 क्या था? 2587500। इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद कितना आएगा? 2509150 प्लस 2587500। ये आ रहा है सर 5096650। ये आ गया सर। ये आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई। ठीक। अब अपन क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें एक ब्लंडर मिस्टेक स्टूडेंट की हो सकती है, वो हड़बड़ी में स्टूडेंट भूल जाता है। सर अगर ध्यान दो तो ये 50 लाख से ऊपर है, और अगर 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज का भी इंप्लीकेशन है। सरचार्ज 10% है ना सर। 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक सरचार्ज 10% है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो इनकम है, ठीक है, इसमें सरचार्ज आएगा। और सरचार्ज जब आता है सर, तो आपको क्या चेक करना पड़ता है? मार्जिनल रिलीफ भी चेक करनी पड़ती है। तो अब अपन इसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान देना, नहीं तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, किसी भी स्टूडेंट से हो सकती है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स कितना होता है? 18.5%। अगर मैं एएमटी की बात करूं तो 50 लाख का 18.5%, ये आ रहा है सर आपका 9,25,000। ठीक है, और यहां पर है सर 5096650। ठीक है, इस पे निकाल लेते हैं 5096650। इसका भैया 18.5% भी करना प्लस 10% सरचार्ज भी करना। तो इसका 18.5% प्लस 10%, तो ये आ रहा है सर 10 को अलग कलर से लिख लेता हूं, 1037 168। ठीक है, मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ सर, आप पॉइंट के बाद भी लेके चल सकते हो, मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। अब आप देखो सर, यहां से यहां टैक्स कितना बढ़ गया सर? टैक्स इसमें माइनस करके देखते हैं, 9,25,000। ये आ रहा है सर 112,168। कितने का टैक्स बढ़ा? इनकम कितनी की बढ़ी सर? 96650। तो एक काम करते हैं, जितने की इनकम बढ़ी उतना माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको अपन माइनस कर लेंगे, माइनस 96650। तो ये आ जाएगा सर 15518। ये आपका क्या आ गया? मार्जिनल रिलीफ। सर मार्जिनल रिलीफ निकालने की मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वहां पर अलग से सिखाया है सर। ठीक है, जितनी इनकम है उससे ज्यादा टैक्स तो मैं दे नहीं दूंगा, ये एक्सेसिव है जो मेरे से सरकार ले रही है। ठीक है, तो मैं सरकार को बोला सुनो, जो ये तुम्हारा इनकम है, इस इनकम पे जो तुम्हारा ये जो तुम मुझसे ये वाला टैक्स ले रहे हो, इसमें पहले मुझे मार्जिनल रिलीफ दो। तो हम कैसे करेंगे सर? 1037168 माइनस कितना मार्जिनल रिलीफ है? 15518, 15518। इसको माइनस कर लो। 1037168 माइनस 15518, ये आ रहा है सर 1021650। अब इस पे 4% अभी ऐड होगा सर। ठीक है, प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर, ऐड करने के बाद ना 1062516, ये आ रहा है सर। ये आपका एएमटी के हिसाब से टैक्स आ गया। अब देखो इनकम टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स कितना था, इसको मैं छोटा कर लेता हूं। ये देखो सर, आपका इनकम टैक्स के हिसाब से देखो इतना टैक्स था, एएमटी के हिसाब से इतना टैक्स है। अपन ने पढ़ के आया सर, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर पे करते हैं। तो हायर कितना हो जाएगा? 1062516। इसको राउंड फिगर कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 1062520। ये राउंड फिगर में हो जाएगा। समझ आई बात? दोनों में विच एवर इज हायर। अब देखो इंस्टीट्यूट क्या करेगी, आपको दोनों ऑप्शन देगी। देखो ये देखो, इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के ये वाला भी ऑप्शन दिया और ये वाला भी ऑप्शन दिया, इसलिए तो बोला इंस्टीट्यूट ने चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसलिए स्टूडेंट से यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, आराम से करना, हड़बड़ाना कभी मत।
काम कूल रिलैक्स रहना टैक्स के पेपर में, हड़बड़ाओगे ना तो कोई ना कोई चीज स्किप हो जाएगी सर आपसे, ठीक है। उसके बाद देखो सर, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर शान इफ ही ऑप्ट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। अब अगर ये 115 बीएसी लेता है और उसमें आपको ये बोल रहा है पीजीपी की इनकम में कोई भी चेंज नहीं है, आप उसको सेम लेंगे जो पहले लिए थे, तो आप इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अब बात ये है सर, अगर ये 115 बीएसी ऑप्ट कर लेता है तो जो इसकी टोटल इनकम हमने इनकम टैक्स के हिसाब से ली थी, ये ली थी ना टोटल इनकम, इसमें चेंजेस आ जाएंगे सर, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब चेंजेस क्या क्या आएंगे ध्यान से सुनना। पहली बात तो सर ये एक बार इनकम टैक्स, एक काम करता हूं इसको मैं ऐसे लिखता हूं, नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से हमने इसकी टोटल इनकम कितनी ली, नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल इनकम कितनी थी, 2509150, 2509150, ठीक है। हमने इसमें डिडक्शंस क्लेम करी है सर। अब अगर आपको याद हो तो हम अगर 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो हमें डिडक्शन 80C की नहीं मिलेगी, 80C से 80U नहीं मिलती है, बट 80JJA मिल जाती है सर, और 80CCD, ठीक है, ये दो मिल जाती है हमको, 80JJA मिल जाएगी और 80CCD2 मिल जाती है, ठीक है, बट उसके अलावा बाकी कोई नहीं मिलती है। तो हमने तो सर 1 लाख ये जो डिडक्शन क्लेम करी थी, ये वाली डिडक्शन, इसको मैं छोटा करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। ये जो हम डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, इस डिडक्शन में 80C वाली अमाउंट भी तो इंक्लूडेड है, बट 80C की डिडक्शन मेरे को मिलेगी नहीं सर, तो हम क्या करते हैं 80C वाली डिडक्शन को ऐड कर लेते हैं। ऐड 80C वाली डिडक्शन जो हमने 1,50,000 क्लेम करी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, जब हम टोटल इनकम निकाल रहे थे तो हमने आईएचपी का लॉस भी क्लेम कर लिया था। आईएचपी का लॉस नहीं मिलता है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड का आईएचपी का लॉस 115 बीएससी निकालने के टाइम नहीं मिलता, तो ये 1,50,000 भी ऐड कर लेते हैं सर। आईएचपी का लॉस है ये 1,50,000, क्योंकि आपने इसको पहले माइनस किया है सर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो सैलरी का जो अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन है 50,000, ये भी तो नहीं मिलता है सर 115 बीएससी में, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं सर। सैलरी का अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन 50,000, ये भी नहीं मिलेगा सर। समझ आ रहा है मैं क्या करा रहा हूं आपसे, जो जो चीजें 115 बीएससी निकालते टाइम नहीं मिलेगी वो उन सब चीजों को मैं क्या कराते जा रहा हूं आपके लिए, ऐड कराते जा रहा हूं, ताकि फाइनली हमारी जो इनकम है उस पर हम 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकाल पाए। आ रही बात समझ? तो देखो ये ऐड करके टोटल कितना आता है इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐड करके टोटल कितना आएगा, 2509150 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है सर 2859150। ये आ गई सर आपकी 115 बीएससी के हिसाब से इनकम। अब इस पे टैक्स निकालना है सर, 115 बीएससी के हिसाब से जो इनकम आई है हमारी टोटल इनकम, जो हम टैक्स निकालेंगे सर 115 बीएससी, इसके हिसाब से जो आया है, इसमें हमने बचपन से एक बात सीखी है सर कि 15 लाख पहले हटा दो क्योंकि इसमें फिक्स है सर 187500 इतना टैक्स है, माइनस 15 लाख, बचा कितना 1359150, ठीक है। बैलेंस पे 30% लगता है, 30%, तो इस पे 30%, ये आ रहा है सर 407745। अब इसको ऐड कर लेते हैं 187500 से, तो ये आ रहा है 595245 प्लस 4% भी कर लो सर, प्लस 4%, तो ये आ जाएगा सर 619054.8, तो राउंड फिगर कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा। तो अगर टैक्स के लिए देखोगे तो ये 060 हो जाएगा सर, क्योंकि इनकम टैक्स राउंड अप होता है सर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आ गया, फाइनल 115 बीएससी के हिसाब से। आओ आंसर टैली करते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो आया समझ। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, वो एक फोर्थ वाला पॉइंट जो था मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है वो यही वाला पॉइंट है, ठीक है। फिफ्थ वाले में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रेयर है, फोर्थ वाले में बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे, और मैं तो बोलूंगा सर इस वीडियो में जब मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया ना, मेरे करने के पहले खुद ट्राई करना, अगर बन गया ना तो जबरदस्त, आपको दिमाग एकदम प्रॉपर सही चल रहा है, नहीं तो समझो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है, मेरे हिसाब से तो है सर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब आगे के और भी एमसीक्यूज है देखो। मिस्टर कश्यप, सीईओ ऑफ द शाय लिमिटेड परचेज अ BMW of 1.15 crore on 23rd September
2019 for his personal use. Oh my God, personal use. On 28/2/2023, he sold this car for 1 crore and incurred an expenditure of 2.74 lakh for transferring the ownership of the car. Compute the taxable capital gain or loss. सर पर्सनल यूज है सर, पर्सनल यूज है तो कार तो वैसे भी सर कैपिटल एसेट से बाहर है, कहाँ आने वाला कैपिटल गेन। देखो इंस्टीट्यूट मतलब कभी कभी इतना प्यारा क्वेश्चन भी इजी सा दे देती है कि मजा आ जाए। ये तो जबरदस्त इजी हो गया, मतलब बच्चों को फोकट में मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोट के पी जाओ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि सर ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने देखा सर कि अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक इंस्टीट्यूट ने थियोरेटिकली इसको दिया था, इंटर लेवल पे अपडेटेड रिटर्न के कोई क्वेश्चन नहीं थे, ये पहला क्वेश्चन है। प्लीज बहुत अच्छे से देख के जाना, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो। Mr. Sunil has filed his return of loss for the assessment year 22-23 on 31st July 2022 and received a total refund. भैया रिफंड लिया है पहली बार में 44,500 का। ओके, 15/9/2023 he wishes to file his updated return. सर क्या अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर रहा है? हम बोलते हैं ना सर, जो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उस असेसमेंट ईयर जिस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अपन को रिटर्न फाइल करना था, हमें रिटर्न फाइल करना था सर 22-23 में। ठीक है, इस साल से 12 मंथ्स के अंदर अगर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो हम कितना परसेंट लेते हैं? 25%। याद है ना, अपडेटेड रिटर्न के केस में भी तो टैक्स निकालना पड़ता है ना सर, टैक्स में एडिशन होता है ना 25%। 12 मंथ से ज्यादा हो जाए तो 50%। तो ये तो 12 मंथ्स के अंदर ही फाइल कर लिया सर अपडेटेड रिटर्न, तो सरकार बोली ठीक है हम 25% एडिशन करेंगे। बट कितने अमाउंट का, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। He would like to furnish his updated return of income for the additional income. In case he furnishes his updated return of income for additional income, he would like to pay 57,000 towards tax, 6,700 towards interest for the additional income to be reported in updated return. Compute the additional income tax payable. उससे कितना additional income tax आप लोगे? देखो सर 57 ही ना, हाँ 57,000 तो आप इसका अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से टैक्स बता रहे हो। ठीक है, प्लस भैया ये आदमी पहले रिफंड क्लेम कर रहा था। सोचो ये आदमी कितना चोर था कि इसका टैक्स बनता था और ये बंदा रिफंड क्लेम कर रहा था। तो कितने का रिफंड क्लेम कर रहा था? 44,500। सरकार इसको रिफंड तो नहीं देगी सर, जब इसका टैक्स बन रहा है तो सरकार इसको रिफंड तो नहीं देगी, प्लस इससे सरकार जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड करवाएगी। ये तीनों चीजें ऐड हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा? 57,000 प्लस 44,500 प्लस 6,700, ये आ रहा है सर 10,8200। इसका 25% एडिशन और करवाएगी सरकार, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न है सर, कहानी हम पढ़ के आए अपडेटेड रिटर्न की। तो 27050 इतना एडिशनल इनकम टैक्स सरकार इससे लेने वाली है। सिंपल सी बात, जितना एडिशनल इनकम में इसका बनता है, प्लस रिफंड तो देने वाली नहीं है सरकार इसका, क्योंकि सर टैक्स बनता है इसका, रिफंड तो देगी नहीं पहले, तो रिफंड ऐड कर दिया अपन ने। प्लस सर जो इंटरेस्ट वगैरह 234 के जो इंटरेस्ट है वो भी सर इंटरेस्ट ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद हम कंप्यूट करते हैं सर कि 25% या 50% जो इनकम आएगी उसका। ठीक है, आई बात समझ? तो ये 2000, अबे ये रहा ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी, मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डेफिनेटली देख के जाना चाहिए। डेफिनेटली, इफ और बट तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, डेफिनेटली देख के जाना चाहिए। मेरे को लगता है एग्जाम में सर ये जो अपडेटेड रिटर्न की डेट है ना इसको चेंज कर सकता है। ये 23 ना इसको 24 कर देगा, 24 कर देगा तो ये 50% की कैटेगरी में चले जाएगा सर। थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एग्जाम में देख के जाने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखो। XYZ Limited is engaged in the manufacturing of mobile phones with a brand name Just Say. There are 5 dealers. Sir, most important question है sir, 194R का क्वेश्चन है, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने 194R से रिलेटेड जो अमेंडमेंट वीडियो डाली है उसमें क्लैरिफिकेशंस पूरे समझाए हैं, उन्हीं क्लैरिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन है सर, प्लीज आप उसे छोड़ के मत जाना, बवाल मच जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक करके जाओगे, उसी का क्वेश्चन है ये सर। देखो उसी क्लैरिफिकेशन से ये क्वेश्चन है, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है कि उसी से क्वेश्चन बन गए। XYZ Limited is engaged in the manufacturing of mobile phones with a brand name Just Say. There are 5 dealers in Delhi and Mumbai to sell Just Say mobile phones. A Limited, a dealer in Mumbai, a dealer in Delhi receives 2 mobile phones, and X Limited, a dealer in Mumbai, receives 1 mobile phone. ठीक है? In January 2023, on achieving sales target in the third quarter 2023, इन लोग को मोबाइल फोन मिला भैया, सेल क्वार्टर मतलब सेल टारगेट इन लोग अचीव किए, अचीव करने में इनको बेनिफिट मिला,
सर ये मैं आपको क्लैरिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ सर, जो मैंने वीडियो डाली ना सर, उसमें जो क्लैरिफिकेशंस पढ़ाए हैं, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन बना है ना, ये सीएमए वाले बुक के सीएमए का जो सप्लीमेंट्री आया ना, उसके क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने सीए वालों का भी कराया है, सीएमए वालों का भी कराया है। देखो, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच सच मोबाइल फोन इज 15 व्हाइल द एमआरपी इज 25,000। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 है, एमआरपी 25,000 है। प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर फॉर सच मोबाइल फोन इज आफ्टर प्रोवाइडिंग 22% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। तो सर एमआरपी पे 22% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है ये, और फिर कस्टमर को देता है। इज XYZ लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बिफोर गिविंग मोबाइल फोन्स टू ए लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड? आराम से ध्यान से सुनो सर, इसमें दो बातें होती थी, वैल्यूएशन करने के दो तरीके होते थे सर। अगर अगर आप कहीं और से परचेस कर रहे हो और फिर सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, सर मैं करवाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं सर, रुको, कहां पर होगा, हाँ, ये सीएमए वालों की सप्लीमेंट्री है, इनकम टैक्स सीए वालों की भी सप्लीमेंट्री में है ये। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टूडेंट्स को बोला था। ये देखो सर, ये देखो, ये देखो, ये रहा वैल्यूएशन। क्या बोल रहे देखो, द बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइडर हैज परचेस्ड, वो परचेज तो नहीं करता, खुद ही मोबाइल बनाता है क्योंकि उसकी मोबाइल कंपनी है ना सर, तो ये पहला वाला केस हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। द बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइडर मैन्युफैक्चर्स, यस सर, हमारे क्वेश्चन में वो मैन्युफैक्चर करता है, तो उस केस में क्या होगा, द प्राइस दैट इट चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर टू इट्स कस्टमर, कितना वो प्राइस चार्ज कर रहा है कस्टमर को। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में चले, तो हमारे क्वेश्चन में वो कस्टमर से कितना चार्ज कर रहा है, कर लेते, 25,000 है, ठीक है, माइनस कर लो 22%, 22%, 25,000 माइनस 22%, ये आ रहा है सर 19,500 माइनस करने के बाद। अब अगर आपको याद हो, अब अगर आपको याद हो तो इसके लिए लिमिट कितनी थी सर, 20,000 की लिमिट थी। वैल्यू और एग्रीगेटिव ऑफ वैल्यू 20,000 से अगर एक्सीड करती है तभी तो टीडीएस का इंप्लीकेशन है। तो सर जब इसने, ध्यान दो सर, ध्यान दो प्लीज, दिल्ली वाले को दिया तो 2 फोन दिया, मुंबई वाले को दिया तो 1 फोन दिया, तो जो मुंबई वाले को 1 फोन दे रहे हैं ना सर, उस पर टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आएगा सर, क्योंकि 1 फोन की वैल्यू कितनी है, 20,000 से कम है। बट जब ये दिल्ली वाले को दे रहा है तो 2 फोन दे रहा है, तो सर 19,500 इंटू 2 कर लो, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा सर 39,000। क्या ये 20,000 से एक्सीड किया? यस। तो सर क्या इसमें 10% टीडीएस की इंप्लीकेशन है? यस। तो कितना आ जाएगा, 3900। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, यस 3900 फ्रॉम ए लिमिटेड एंड नो टीडीएस फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ये तो परफेक्ट है। ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, ये तो कहीं हो ही नहीं सकता, 5,000 कहां से आ गया राम मलिक, ठीक है, ये सब ऑप्शंस गलत है। आया समझ? वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, 194 आर का। रिक्वेस्ट है प्लीज एग्जाम में देख के जाना, वो क्लैरिफिकेशन की वीडियो डालो यार, मैं अमेंडमेंट की, नहीं देख के जाओगे फंस जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन आए हैं, सीए वालों के क्लैरिफिकेशन अलग है, सीएमए वालों में और एग्जाम्पल देके क्लैरिफाई किया है, और मैंने दोनों को इंक्लूड करके पढ़ाया है सर, प्लीज देख के जाना, अच्छा रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपके ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए इनकम टैक्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपके डिस्क्रिप्टिव वाले पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तो तैयार है ना, फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, कुछ भी छूटा आपका लॉस। टेलीग्राम में मैंने हर चीज शेयर की है, आप टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे आप कहीं से भी क्लासेस ली हो, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है, टेलीग्राम से मुझसे कनेक्टेड रहो, आपके हर एक डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे, ठीक, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।